नमस्कार, मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। हम लोग अभी हैं नागपुर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल सोनपिंपले। पिछली बार हम लोगों ने इंटरव्यू किया था तो डॉक्टर लगाना रह गया था। अब की बार उनकी पीएचडी हो गई है और डॉक्टर की उपाधि उन्होंने ले ली है। हम लोग यहाँ पर क्यों हैं नागपुर में, उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं राहुल भाई आपका स्वागत करता हूँ द वॉइस मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात, आइस का क्या है और आइस का क्यों? बिल्कुल। तो जैसे कि आप भी यहाँ पे थे और तो बहुत सारे लोग पूरे देश से जो है अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जमा हुए थे। तो आइस का जो है वो उसका अगर फुल फॉर्म जो है वो ये है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन। तो ये नाम में भी एक तरीके का एक हमारा मैं कहूँगा कि फिलॉसफी छुपा हुआ है इस संगठन का। तो हम ये देखते हैं कि पूरे भारत में आज शेड्यूल कास्ट की जब बात की जाती है तो शेड्यूल कास्ट की बात तब की जाती है जब शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के ऊपर कोई बहुत ही घिनौना अत्याचार हो गया, खास करके जो एट्रोसिटीज़ होती है। बिल्कुल। और चाहे पक्ष में बैठे हुए लोग हो, रूलिंग पार्टी के लोग हो या विपक्ष में बैठे हुए लोग हो, चाहे वो अपर कास्ट हो मीडिया में या मीडिया के बाहर सिविल सोसाइटी में, साथ ही साथ ये शेड्यूल कास्ट के जो अपने संगठन हैं और उनके जो चुने हुए नेता हैं, जो एमएलए एमपीज़ हैं, इन सभी को अगर आप बारीकी से अगर पिछले 10 या 20 सालों का अगर अध्ययन करते तो आप देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के केवल और केवल शेड्यूल कास्ट का मुद्दा तभी सामने आता है जब उनके ऊपर कोई एट्रोसिटी होती है। लगता है ऐसे कि शेड्यूल कास्ट समाज एक तरीके से बस एट्रोसिटी से जूझ रहा है। एट्रोसिटी में बात करना, उसके खिलाफ लड़ना, उसके लिए एट्रोसिटीज़ में न्याय मिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई भी समाज अगर उसके केवल और केवल सुरक्षा के प्रति अगर उसके केवल सवाल है तो मेरे ख्याल से वो समाज एक तरीके का, हम उसको अगर कहेंगे कि दैट कम्युनिटी इज़ काइंड ऑफ ए डेड काइंड ऑफ कम्युनिटी, जिनको खाली जिनके मुद्दे केवल एक सुरक्षा के मुद्दे हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट के मुद्दे केवल सुरक्षा के मुद्दे नहीं हैं। शेड्यूल कास्ट के जो मुद्दे हैं वो उनके रोज़मर्रा के ज़रूरतों के मुद्दे हैं, कानूनी रूप से जो उन्हें अधिकार मिले हैं उनको सुरक्षित रखने के मुद्दे हैं। शेड्यूल कास्ट के मुद्दे साथ ही साथ इस देश की संपत्ति में और इस देश के हिस्सेदारी में उनका क्या हिस्सा है, तो वो भी मुद्दे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो शेड्यूल कास्ट के इस हिस्सेदारी के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमने ये देखा है कि अभी हाल फिलहाल शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो काफ़ी कम हो चुका है। जो सरकारी संस्थाओं में शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते थे, उस तरह की सरकारी संस्थाओं का शिक्षा का बजट कम हुआ है और उसका सीधा असर शेड्यूल कास्ट के बच्चों के ऊपर होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है गरीब है, हम जैसे जानते हैं। चाहे 2011 का जो सेंसस है या फिर अलग अलग सरकारी रिपोर्ट है और गैर सरकारी जो संगठन है उनकी अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो ये बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट का मेजॉरिटी जो है वो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस में जी रहा है, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। तो ये सब मुद्दे जब है तो इन मुद्दों के ऊपर कोई एक अखिल भारतीय, एक नेशनल लेवल का कोई मूवमेंट हम नहीं देखते। और क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले कहा कि सरकारी जो नौकरियों में शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, वो स्कूल से ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट स्कूल से बाहर है, यूनिवर्सिटी से बाहर है। लेकिन जो थोड़े बहुत शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स या जो लोगों को नौकरी लगती थी या वो दूर दराज से अपने गांव से आके शहरों में पढ़ाई करके एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी एक व्यक्ति घर में ले जाता और पूरे घर को संवार ले जाता। और वैसे ही लोगों ने समाज के अंदर छोटे मोटे मूवमेंट्स भी चलाए हुए। अभी हालत ये है कि शेड्यूल कास्ट, क्योंकि जो सरकारी खाते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब जब उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो उसमें ना हिस्सेदारी हमारी है, ना हमको वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। और जो ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर जिसको हम कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। अगर है भी एक दो, तो आपने बैंगलोर का एक किस्सा सुना होगा। एक जो घटना हुई जहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति थे, जो कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनको प्रताड़ित किया गया। और उनको जब प्रताड़ित किया गया तो उन्होंने उसके बारे में कहा भी, और मेरे ख्याल उन्होंने उसके बाद में सुसाइड कर लिया। अगर जी लाइफस्टाइल कंपनी के साथ जो काम कर रहे, वो न्यूज़ इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना। तो और वो भी हमें तब पता चलता है जब कोई सुसाइड कर लेता है। जैसे मैंने कहा कि वो
आपका शरीर जब मर के ठंडा पड़ जाए तब उसके ऊपर लोग बात करते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट का मुद्दा मरने के बाद का नहीं है। हम जब अपने लोग मरेंगे तभी बात करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि शेड्यूल कास्ट के अनगिनत मुद्दे हैं और ख़ास करके इस देश की संपत्ति में उनका जो हक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज वो इस संपत्ति से बाहर है देश के, और जो कि उस संपत्ति में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है एक तरीके से श्रम के माध्यम से, साथ ही साथ एज अ कंज्यूमर भी। लेकिन शेड्यूल कास्ट के जो नेता है पार्लियामेंट में बैठे हुए, चाहे वो और अलग अलग विधानसभाओं में बैठे हैं, और शेड्यूल कास्ट के जो अलग अलग संगठन हैं, वो संगठन के नेता हैं, हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और इसीलिए हमने ये सोचा, भारत के अलग अलग राज्यों में जो लोग ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हैं और जो हमारे समाज के जो विचारवंत लोग, कुछ जो विचारवंत हैं, मिलजुला कर हम सब ने ये सोचा कि क्यों ना शेड्यूल कास्ट का अपना एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसकी ताकत, जिसकी एनर्जी, जिसके रिसोर्सेज केवल और केवल शेड्यूल कास्ट के मुद्दों के ऊपर लगाई जाए। और इस शेड्यूल कास्ट के इस आंदोलन को, एक नए आंदोलन को, जहाँ पे वो देश में अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, असंगठित जो क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादातर लोग कामगार हमारे हैं लेकिन उसके जो ओनर है वो अपर कास्ट है, वहाँ पे वो कानूनी रूप से अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। इस तरह के माहौल को और इस तरह के मूवमेंट को हमें शुरुआत करना था, और वो शुरुआत हम ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन के द्वारा हमने अभी की है। यहाँ से राहुल भाई ये नागपुर से शुरू हुआ है अभी, जैसे आपने नाम में रखा है ऑल इंडिया, तो कहाँ कहाँ पर अभी आपकी प्लानिंग है कि कैसे इसको पैन इंडिया कैसे बनाएंगे? अभी हाल फिलहाल इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, कॉन्फ्रेंस के पहले भी हमने जो सोचा था, तो हमने महाराष्ट्र का जो स्टेट कमेटी है उसका गठन कर लिया है। और साथ ही साथ अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो हमारी ये प्लानिंग है कि हर राज्य में हमारे संगठन का स्टेट कमेटी का गठन किया जाएगा, पदाधिकारी चुने जाएंगे, और स्टेट कमेटी जो है वो ज़मीनी तौर पे गाँवों में और ख़ास करके जहाँ पे शेड्यूल कास्ट ज़्यादातर बस्तियों में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वहाँ पर हमारे संगठन के जो कैडर कैंप्स है वो लगेंगे। और कैडर कैंप के थ्रू, कैडर के थ्रू जो है हम लोग जो है अपने संगठन को ज़मीनी तौर पे मजबूती से हर राज्य में उसको बनाएंगे, उसको जो है उसका ढांचा बनाएंगे। तो हमारा अभी यही प्लानिंग है कि हर राज्य में जो है अपना हम शेड्यूल कास्ट हमारा जो संगठन है इसका जो है वो हर राज्य में पहुँचे। और साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे संगठन का जो लीडरशिप है, ये जो इंडिपेंडेंट लीडरशिप है, हर राज्य में उभरे, हर राज्य में हमारी अपनी लीडरशिप हो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के मुद्दे नेशनल लेवल के अपने मुद्दे जो हम उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हर राज्य में शेड्यूल कास्ट के अलग अलग कुछ समस्या भी है। तो उड़ीसा में शेड्यूल कास्ट की कुछ समस्या अलग है, बिहार में शेड्यूल कास्ट की समस्या उड़ीसा से कुछ अलग है। तो हर राज्यों की जो शेड्यूल कास्ट की समस्या है, तो ये जो राज्य कमेटी है और जो पदाधिकारी रहेंगे, जो लीडर रहेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। तो यही हमारा अभी आने वाला प्लानिंग है। 2 दिन, एक दिन आपका कॉन्फ्रेंस चला, एक दिन आपकी पब्लिक मीटिंग रही, तो आपके जो कोर मुद्दे हैं वो इन दोनों इवेंट के पीछे हैं, वो क्या है? हाँ, हमारा सबसे बड़ा जो 2 मुद्दे हम जिसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस भी हुई और ये हमारा जो जनसभा भी हुई, तो दोनों जगह पे हमारा मुद्दा यही था कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं हमारे संगठन के जो रिसर्चर है, और मैं खुद भी निजी तौर पे जब आंकड़ों को देखता हूँ, एट्रोसिटीज़ के आंकड़े को देखता हूँ, तो ये हमें पता चलता है कि शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर सबसे घिनौनी जो एट्रोसिटीज़ है, जो वायलेंट एट्रोसिटीज़ है, वो वहाँ होती है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की संख्या कम है। तो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक्स में आपको कुछ गाँव मिलेंगे जहाँ पर शेड्यूल कास्ट की संख्या कम है। जिस गाँव में, जिस जगहों पर शेड्यूल कास्ट की संख्या कम है, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा वायलेंट एट्रोसिटीज़ होती है। तो जो बाबा साहब का ये कहना था कि शेड्यूल कास्ट के समाज के लोग यदि सेपरेट रहते हैं, ऑलरेडी आपका डिवाइड है गांव के अंदर एक, क्योंकि हर जो गांव के अंदर जाति है वो अलग अलग रहती है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के घर में कोई आता नहीं है और शेड्यूल कास्ट के लोग किसी और के घर में जाते नहीं है, और रोटी बेटी का व्यवहार भी किसी कम्युनिटी में नहीं है शेड्यूल कास्ट के साथ में। छुआछूत अभी भी है गाँवों में, और शहर में भी हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादातर जो है वो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो शहर के बाहर रहती है, और या फिर शहर के बीच में भी अगर रहते तो ज़्यादातर झोपड़पट्टी के अंदर रहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि शेड्यूल कास्ट की संख्या जहाँ कम होती है वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर ज़्यादा अत्याचार है। इसलिए बाबा साहब ने जो कहा कि सेपरेट सेटलमेंट, एक जो है सेपरेट सेटलमेंट, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को उन गाँवों से निकाल के उनको नए घर बना के एक प्रॉपर रेसिडेंशियल कॉलोनी शेड्यूल कास्ट की बनाई जाए,
जहाँ पर मेजोरिटी शेड्यूल कास्ट हो, उनको वहाँ पे जो जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी वाली चाहे पानी, बिजली, जो बेसिक उनकी नीड्स है, और साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के समाज को वहाँ पे ज़मीन दी जाए जहाँ पर वो अपना उससे जिससे अपना उदार निर्वाह कर सके। और यदि सरकार ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है तो हमारी ये मांग है कि उस शेड्यूल कास्ट के उस हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए उसके एजुकेशन के हिसाब से, ताकि उसका उदार निर्वाह चल सके। और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट को इस देश का नागरिक समझते हो और शेड्यूल कास्ट के ऊपर एट्रोसिटी हो रहा है, और जो खुले रूप से दिख रहा है कि इन गाँवों में शेड्यूल कास्ट के ऊपर एट्रोसिटी सबसे ज़्यादा हो रहा है, इन डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज हो रही है, इस राज्य में उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ये खुले रूप से आपको दिख रहा है। लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती जब तक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कोई मर ना जाए, या शेड्यूल कास्ट की कोई जो महिला है उसके ऊपर बहुत घिनौना कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, या कोई बलात्कार जैसी कोई घटना ना हो। जब तक तो आपके सामने सब कुछ खुला है, सब दिख रहा है आपको, लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल, यानी आपको ये दिख रहा है कि आगे खाई है, एक खाई की तरह है कि शेड्यूल, आप अगर शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को इसलिए मारते हो कि उसने अच्छी शिक्षा हासिल कर ली गांव में रहते हुए, तो उसको आप सूली पे चढ़ा देते हो। शेड्यूल कास्ट की कोई महिला अच्छे कपड़े पहन के गांव में अगर के घूमती है तो आप उसके ऊपर जो है टीका टिप्पणी करते हो, और उसका अगर उसने विरोध यदि किया तो आप उसके ऊपर हमला करते हो। शेड्यूल कास्ट का कोई एक नौजवान लड़का किसी बाइक लेकर अगर गांव में घूमता है, चश्मा लगाते, यदि आप उसको मौत के घाट उतार देते तो आपके सामने खुले रूप से दिख रहा है। तो हमारा ये मानना है कि शेड्यूल कास्ट के लोग ऑलरेडी गाँव में वो अलग रहते हैं, और हमारा ये भी मानना है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अपने आप को भले ही किसी धर्म से जोड़े, लेकिन वो धार्मिक तौर पे भी, अगर अपने आप को कोई हिंदू मानता है तो अपर कास्ट उन्हें हिंदू नहीं मानता है। तो कोई एक कम्युनिटी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इस देश में हिंदू धर्म करके एक धर्म है, लेकिन वो धर्म के लोग जो है अपने धर्म के लोगों को अगर मारते पीटते हैं, उनको इंसान नहीं मानते, तो हमारा कहना है कि धार्मिक लेवल पे भी उनको उस धर्म में रहना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गुनाह है, और साथ ही साथ उनके आसपास रहना भी गुनाह है। बाबा साहब ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों का बस्ती जो है फार अवे फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट, फार अवे, उनसे बहुत दूर उनकी बस्तियां बनाई जाए। और हमने ये भी देखा है, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं नागपुर से हूँ, और आज अभी हम लोग नागपुर में इंटरव्यू कर रहे हैं। यदि आप नागपुर में घूमते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा है, जिनकी बस्तियाँ ज़्यादा है, इस तरह के अत्याचार उन पर आप देखोगे नहीं। लेकिन यही नागपुर से 80-90 किलोमीटर दूर जो खैर लांजी की घटना आपको पता है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के 2 या 3 घर थे, तो वहाँ पे वो सब कुछ कर सके जो एक हैवान कर सकता है। हाथरस भी इसका एक, हाथरस भी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम ये देखते हैं कि, और हाथरस में भी शेड्यूल कास्ट समाज की संख्या जो है वो बाकी कम्युनिटी से कम थी। और ये एक बात आप देखिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कास्ट जो फंक्शन होता है, या ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के जो मूवमेंट हुए हैं, तो ये इंडिपेंडेंट संगठन क्यों है? इसका जो आपने सवाल मुझे पूछा, पहला प्रश्न, उसका जवाब ये भी है कि यदि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति गांव के अंदर कोई भी अपने हक की लड़ाई की बात करता है तो उसको केवल सबसे ऊंची जाति के लोग ही उसका विरोध नहीं करते हैं। तो जो हर कोई शेड्यूल कास्ट से ऊपर है वो भी उसका विरोध करता है। इवन बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी जो है, ओबीसीज है, वो भी उसका, अगर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर ये कहे कि हमें हमें जो है ज़मीन में हिस्सा चाहिए, अगर वो सरकार को ये मांग करते हुए आंदोलन करता है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो केवल भूमियार और ब्राह्मण यही केवल उसका विरोध नहीं करता है। जो लैंडेड ओबीसीज है, जिनके पास ज़मीन है, वो भी उनके विरोध में खड़ा होगा। तो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति गाँव में ऐसे अकेला पड़ जाता है। शेड्यूल कास्ट समाज गाँव में हर कोई उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। मुझे बताइए एक कोई आंदोलन पूरे देश के अंदर जहाँ पे कोई एक कास्ट के व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के आंदोलन के साथ और डिमांड के साथ कभी खड़ा रहा हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, उस समाज के नेता हो सकता है कि खड़े हो जाए जो अच्छे हैं, जो मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट समाज की स्थिति अच्छी नहीं है, और वो इतिहास रहा हुआ है, चाहे वो पेरियार का इतिहास हो, चाहे फुले साहब का इतिहास हो, और भी बहुत सारे नेता इस देश के अंदर और रिफॉर्मर हुए जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के समाज के लिए काम किया। लेकिन जो समाज है
even small OBC caste, forget about upper caste, like ब्राह्मीण, भूमि आर्या, महाराष्ट्र में मराठा, छोटी छोटी OBC जाति भी जिनका आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है, वो भी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ खड़ी हो जाती है, वो भी शेड्यूल कास्ट समाज के आंदोलन में कभी शामिल नहीं होती। तो हमारा ये कहना है कि जब इतना लंबे दौर से चल रहा है और शेड्यूल कास्ट समाज जब आंदोलन करता है, तो हमने हमेशा एक इंक्लूसिव बात कही कि उसमें हर समाज के दबे कुछ लोग, हम हमेशा उनके अधिकारों की बात करते हैं, उनके अधिकारों के लिए सड़कों पे भी उतरते हैं। बिल्कुल। इवन मंडल कमीशन में शेड्यूल कास्ट समाज के नेता और संगठन सड़कों पे उतर के ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई। लेकिन ओबीसी समाज से मैं कोई मूवमेंट नहीं देखता हूँ कि वो ये कहे कि शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर इतना जातीय अत्याचार हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, और हमारे समाज की तरफ से ये कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के लोगों को समझाने की और बाकी लोगों को भी कि शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। एक कोई आंदोलन इस देश के अंदर ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। और इसीलिए हमारे संगठन की ये भूमिका है कि जो एक मेजर हमारी डिमांड ये है कि शेड्यूल कास्ट समाज को सेपरेट सेटलमेंट मिलना चाहिए, ताकि उनके ऊपर जातीय अत्याचार, खास करके उन जगहों पे जहाँ पे उनकी संख्या कम है, खाली बस, और उसका मतलब ये भी नहीं कि उनको उठा के कहीं पटक दिया। हमारा ये कहना है कि एक प्रॉपर रेसिडेंशियल कॉलोनीज उनके लिए बनानी चाहिए। आपने अगर इस देश से जब इस देश का डिवाइड हुआ, अगर आप इतिहास देखते हैं तो जो लोग पाकिस्तान में गए और जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से जब अपर कास्ट भारत में आना चाहते थे तो उसको इस देश की सरकारों ने अच्छी कॉलोनीज बना के दी। दिल्ली में आज जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वो सबसे महंगी कॉलोनी है, वन ऑफ द महंगी कॉलोनी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग जब पाकिस्तान के पंजाब से आए तो उनको शहर के बाहर रखा गया, उनको जिस तरह से रखा गया ऐसा लगा कि भेड़ बकरी को रखा गया। ये हमेशा होता आ रहा है, ये तब भी हुआ और अभी भी शेड्यूल कास्ट समाज की अगर जब बात आती है, उनके रेसिडेंशियल कॉलोनी बनाने की बात आती है, तो छोटे छोटे घर उनको कच्चे घर बना के मिलते हैं। आज भी मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट अगर देखा जाए तो होमलेसनेस जो इस देश में प्रॉब्लम है, होमलेसनेस को अगर जाति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें आदिवासी, नोमैडिक ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की संख्या सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। तो हमारा ये कहना है कि आप तो पहले से हमको अलग मानते हैं, ना अपने धर्म का मानते हैं, ना आपके जैसा इंसान मानते हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सरकार तभी काम करेगी जब कोई संगठन उनके सामने खड़ा रहेगा और कोई संगठन निरंतर शेड्यूल कास्ट समाज के लिए बात करेगा। तो इसीलिए सेपरेट सेटलमेंट और दूसरा है रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर्स, ये दो डिमांड के ऊपर ये 2 दिन का जो है सत्र जो है, पहला है हमने पहले सत्र में जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जो 1 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें देश के अलग अलग कोने से लोग आए और एक रेजोल्यूशन पास किया गया रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर के लिए, और साथ ही साथ जो जनसभा हुई हमारी उसमें इन दोनों मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की और आवाज़ उठाई। राहुल, अगर हम देखें कि मतलब कई सारे ग्रुप्स हैं जो सरकार पे प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि उनके कानों पे जो है जू नहीं रही थी, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? उसके लिए कोई प्लानिंग की है आपने कि हम अपनी मांगे ऐसे ऐसे रखेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग ये एक रोड मैप तैयार हुआ है, कुछ उस तरीके से हुआ है? नहीं, देखिए, क्योंकि हम तो एक सामाजिक संगठन है, तो हमें ये लगता है कि एक सामाजिक संगठन होने के नाते हमारी जो भूमिका है वो यही रहेगी कि समाज को इकट्ठा करना। सबसे पहले जो हमारा संविधान भी कहता है, जो हमारा ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि शेड्यूल कास्ट समाज को इकट्ठा एक मंच के नीचे लाना। चाहे वो जो अलग अलग शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं उनके जो आपस में डिफरेंसेस है उसको मिटाते हुए एक जो कॉमन शेड्यूल कास्ट की डिमांड है उसको बनाते हुए, उस डिमांड को कंस्ट्रक्ट करते हुए समाज में एक आंदोलन खड़ा किया जाए, एक तरीके से एक संवैधानिक आंदोलन खड़ा किया जाए कि भाई आपकी ये अभी स्थिति हमारी है और ये हमारी डिमांड्स है। तो हमारा ये कहना है कि आप ये देखते हैं कि नेता लोग जब वोट मांगने की बात आती है तो मुसलमान समाज में जाके जो है नमाज की टोपी लगा देते हैं, हमारे नेता भी वही करते हैं। जब किसी आदिवासी समाज में जाते हैं तो ट्राइबल डांस करते हैं, बराबर है। जब वो ओबीसी समाज में जाते हैं तो उनके मंदिरों में जाते हैं या उनके जो कुल देवता है उनकी पूजा करते हैं। शेड्यूल कास्ट समाज में वो लोग तभी जाते हैं जब शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर एट्रोसिटी होता है, और तब समझ लीजिए अगर कांग्रेस के राज में हुआ
तो बीजेपी के नेता जाएंगे, और बीजेपी के राज में होगा तो कांग्रेस के नेता जाएंगे। खाली हमारे ठंडे शरीर लाश के ऊपर जो है आप एक फ़ोटो खींच के जाते हैं। पूरे देश में देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट का कोई डिमांड हम नहीं देखते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट से भी कोई डिमांड्स है, इन डिमांड को आपको पूरा करना चाहिए। जब आप ब्राह्मण सम्मेलन लगाते हैं तो ब्राह्मण नेता और जो ब्राह्मण कम्युनिटी कहती है कि हमको सरकार में इतनी हिस्सेदारी चाहिए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और जब ब्राह्मण सम्मेलन लगे तो यदि आप उसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे उनके मिनिस्टर भी बने, कुछ संस्थाएं उनको दी गई। लेकिन जब शेड्यूल कास्ट समाज की बात आती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस शेड्यूल कास्ट समाज की डिमांड की बात नहीं करती। तो हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में हमारा ये कहना है कि हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ताकत खड़ी करना चाहते हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट समाज डिसाइड करे कि जो हमारे साथ है, जो हमारे डिमांड के साथ है, हम उनके साथ रहेंगे, उनको सहयोग करेंगे, और जो हमारे साथ नहीं है, हमारे डिमांड के साथ नहीं है, हम उनको सहयोग नहीं करेंगे। हमें ताकत इस देश में खड़े करनी चाहते हैं कि वी आर इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर नॉट सिंपली द सरप्लस ह्यूमन बींग। हम कोई सरप्लस नहीं है इस देश का कि आप तभी बात करोगे जब हमको मारा जाएगा या हमारे ऊपर बहुत बुरा अत्याचार होगा। हम कह रहे हमारी भी डिमांड्स है। तो इसको लेकर हम जो पूरा एक देशव्यापी आंदोलन और ख़ास करके कैडर बेस्ड मूवमेंट हम खड़ा करना चाहते हैं, केवल और केवल शेड्यूल कास्ट के ऊपर, क्योंकि हम लोग अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज जो है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की हालत आज बहुत बुरी है। जीते हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे अपोजिशन से रूलिंग पार्टी में हो, वो हमारे समाज की बात नहीं करते हैं, हमारे मुद्दों के लिए वो पार्लियामेंट में झगड़ते नहीं हैं। हमारे जैसे मैंने पहले भी कहा, केवल और केवल जो मीडिया में एक एट्रोसिटी केस आता है, जो बड़ा बनता है, तभी उसके ऊपर चर्चा होती है। जी बिल्कुल। राहुल, हम इस समय नागपुर में हैं। मैं अगर नागपुर और महाराष्ट्र की भी बात करूं तो कल्चरली इतनी रिच जगह है और यहाँ का कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, असर्टिव है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर लोगों की हिम्मत नहीं है कि कुछ अट्रॉसिटी, क्योंकि पॉपुलेशन है और लोग में यूनिटी है, एक साथ रहते हैं, तो वो नहीं होता है किसी की हिम्मत। लेकिन जब कल्चरली एक इतनी रिच जगह है तो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकली वो कहाँ आपको लैक करती हुई दिखती है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग हमें लीडर जो है उतना नहीं मिलता है, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट उस तरीके से नहीं चलती है, तो वो कहाँ इसमें आप देखते हैं लैक जो है? नहीं, अगर यदि आप महाराष्ट्र की और नागपुर की खास करके यदि आप बात करते हैं विदर्भा रीजन की, तो विदर्भा रीजन अगर आप इलेक्टोरल जो है चुनावी राजनीति अगर बात करते हैं तो यदि आप उसका इतिहास देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट समाज जो है उन्होंने हमेशा से जो है शेड्यूल कास्ट की पार्टियाँ, जिसको हम दलित पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं या उनके संगठन है, हमेशा उनका साथ दिया हुआ है। चाहे वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का इलेक्शन हो, जब पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बहुत सारी चुनाव में, पहले चुनाव में जब सीटें हार गए थे तो यही विदर्भा से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सीटें जीत के भी आए थे। नागपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मेयर रह चुका है। नागपुर की अगर आप अगर बात करेंगे उस समय में तो कांग्रेस जीत जाती थी कुछ वोटों से, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पर रहती थी। तो शेड्यूल कास्ट समाज ने हमेशा अपनी पार्टी, अपने नीला झंडा और अपने नेताओं को हमेशा साथ दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट समाज के जो लीडर है, खास करके आरपीआई में जो उसका विघटन हुआ और जो स्प्लिट हुआ, तो उसके बाद में भी देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट समाज फिर भी आरपीआई के अलग अलग गुटों को वोट दे रहा है, वो और कहीं नहीं जा रहा है। तो और जब हम देखते हैं कि आरपीआई जब एक पॉलिटिकल लेवल पे बहुत कमज़ोर हो जाती है तो उनका एक रास्ता, जो कांग्रेस में शेड्यूल कास्ट लीडर है वो वहाँ पे अपना रास्ता ढूंढते हैं, उनको समर्थन करते हैं। लेकिन आप देखते हैं जब बहुजन समाज पार्टी का इमरजेंस खास करके पूरे महाराष्ट्र में होता है तो विदर्भा और मराठवाड़ा और खास करके विदर्भा, मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिलते थे। यदि आप आंकड़ों के हिसाब से भी देखते हैं तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो एक ग्राफ नीचे आया हुआ है और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का कोई एक ठोस लीडरशिप नहीं, जो पहले हुआ करती थी पूरे महाराष्ट्र में, कोई एक ठोस लीडरशिप नहीं है। और जो लीडरशिप है वो केवल और केवल हमें दिखता है कि यूपी से आ रही हुई है। तो वहाँ पे यहाँ की समस्या अलग है, शेड्यूल कास्ट समाज की, यहाँ के प्रॉब्लम्स अलग है, यहाँ पे काम करने का तरीका लोगों का अलग है। तो हम देखते हैं कि इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में और खास करके वो विदर्भा और मराठवाड़ा में स्ट्रॉन्ग थी, उसका हम डिक्लाइन देखते हैं। तो अभी
आज के इस तारीख में अगर आप नागपुर की बात करोगे तो कोई भी श्रीलंका समाज की एकमेव पार्टी जहाँ तो श्रीलंका समाज का वोट अभी दोबारा से बिखराव पे है। कुछ वोट जो है कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, या कुछ वोट जो है वो श्रीलंका समाज की जो अपनी पार्टी है उसमें जा रहा है, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकली स्ट्रांग ना होने का दूसरा कारण ये भी है कि श्रीलंका समाज की अगर महाराष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो संख्या बाकी राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में चाहे पंजाब में हो, वहाँ पर अगर आप तुलना करते हैं तो श्रीलंका समाज का जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में वो इतना पॉपुलेशन नहीं है कि वो सरकार बना सकता है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ पे श्रीलंका समाज के लोग सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे विदर्भा में मैंने कहा कि श्रीलंका समाज का पॉपुलेशन अच्छा है, मराठवाड़ा में अच्छा है, और इन दोनों जगह पे आप देखते हैं ट्रेडिशनली श्रीलंका समाज ने हमेशा से ही बाबा साहब के वक्त, बाबा साहब के बाद में भी श्रीलंका समाज के संगठन, राजनीतिक पार्टी और लीडर्स को ब्लाइंडली सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ तक के लोगों में इतना ये होता था कि वो अपने लीडर के नाम से अपने बच्चों का नाम रखते थे। मेरे खुद के भाई का नाम एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के यहाँ के लीडर हुआ करते थे, उपेंद्र शेंडे, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से यहाँ से एमएलए जीत के आए थे। जिस दिन वो जीत के आए उस दिन मेरा भाई जन्मा तो मेरे पिताजी ने उनका नाम उनके नाम से रखा, उपेंद्र। वो कभी हो सकता है उनसे मिले ना हो पर्सनली, लेकिन उनको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी, इसी को वोट देना है। और वही बीएसपी के साथ भी यह होता था कि ये बाबा साहब की पार्टी है, ये नीले झंडे वाली पार्टी है, तो लोग आँख मूंद के बीएसपी को भी वोट करते थे। यहाँ से नगर से बीएसपी के जीत के, अभी भी कुछ नगर सेवक है बीएसपी यहाँ पर, जहाँ पर हम बैठे उत्तर नागपुर में, यहाँ से जो है सेकंड नंबर पे पिछले इलेक्शन में जो है वो, इसके पहले के इलेक्शन में तो जो है इसके यानी ये इमीडिएट लास्ट इलेक्शन में उसके पहले जो इलेक्शन में जो है सेकंड नंबर पे कम मार्जिन से हारी। और पूरे विदर्भा में आप देखते बहुत जगह पे थर्ड नंबर पे बीएसपी रहती थी। तो कहने का मतलब है कि समाज तो है आपके साथ और समाज रहना भी चाहता है। समाज के जो लीडर्स हैं वो बिक जाते हैं। समाज में जो अलग अलग संगठन के लोग काम करने वाले हैं वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटे मोटे अपने फायदे के लिए बिक जाते हैं। और इसीलिए समाज में आज हम देखते हैं कि सामाजिक लेवल पे भी और राजनीतिक लेवल पे भी एक बिखराव है, बहुत बड़ा एक बिखराव पड़ा हुआ है। श्रीलंका समाज, महाराष्ट्र अगर मैं बात करूं तो एक डायरेक्शनल लेस पॉलिटिकली और सोशली हम देखते हैं कि एक डायरेक्शन, वो उसकी जो मूवमेंट है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। अगर कोई जातीय अत्याचार हुआ तो वो सड़कों पे उतर जाता है, पूरा स्टेट बंद करने की ताकत रखता है। जैसे भीमा कोरेगांव के वक्त में जब हमारे लोगों पर उन्होंने पत्थर फेंके अप्रकाश लोगों ने, और कुछ अप्रकाश नेताओं के नाम भी उसमें जिक्र हुआ, तो हम देखते कि हमारे लोग सड़कों पे आए, गरीब लोग अपने बस्तियों से गाँव में बाहर निकाल के सरकार को पूछा कि भाई ये हमारा जो, जहाँ पर बाबा साहब नतमस्तक हुए, जहाँ पे हमारे लोगों ने जो है अपने सदियों का साल का जो हमारा जो अनटचेबिलिटी था, जो हमारे खिलाफ अत्याचार होते थे, उसे खिलाफ लड़ा, उस पर विजय हासिल किया। उस विजय दिवस को जब हम मना रहे हैं तो आप हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर पत्थर फेंके गए, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पत्थर फेंके गए, और सरकार जो है यहाँ की जो है आँख मूंदती रह गई। जिन लोगों ने वो जो हमारे लोगों पर पत्थर फेंका उनके खिलाफ उन्होंने कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं की। तो हम देखते हैं कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो जैसे मेरे पीएचडी थीसिस में मैंने जो लिखा हुआ है महाराष्ट्र के श्रीलंका के मूवमेंट और लीडरशिप के बारे में, तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब के जाने के बाद में, जैसे मैंने कहा आरपीआई का इतिहास रहा हुआ है, अभी श्रीलंका समाज के बड़ा नेता जो कोई नहीं है कि श्रीलंका समाज को साथ में लेके चले, लेकिन एवरीडे जो लीडर है, जो जमीन पे जो काम करता है, जो बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी इंटरेस्ट से, बिना किसी लालच, ये जिसको मैंने मेरे थीसिस में कहा है कि पोस्ट अम्बेडकराई टाइम में, बाबा साहब के बाद में श्रीलंका समाज में, महाराष्ट्र में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि एवरीडे लीडर्स बनाए हुए, यू नो, पॉलिटिकल लेवल पे हमारा बिखराव है, सामाजिक लेवल पे भी बिखराव है, लेकिन जो एवरीडे लीडर्स जो है, जो ज़मीनी तौर पे काम करते हैं, दे डोंट हैव रिसोर्सेज, दे डोंट हैव मच सपोर्ट, राइट, दे डोंट हैव लीडर्स हु कैन सपोर्ट देम। व्हेन दे गो टू देयर ओन लीडर्स, उनके खुद के लीडर बोलते नहीं ऐसा मत करो, मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अत्याचार किया है उस पॉलिटिकल पार्टी से मैं भी आता हूँ और अगली बार मुझे भी टिकट चाहिए, तो वो खामोश हो जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी एक वाइब्रेंट मूवमेंट जमीन पे आपको दिखती है, जो बाबा साहब का एक पुतला लगाने के लिए संघर्ष करती है। ये बोलने के बावजूद भी आपको गांव से बाइकआउट कर दिया, फिर भी वो गांव में बाबा साहब का पुतला लगाना चाहते हैं। तो ये कौन कर रहा है? यही एवरीडे लीडर्स कर रहे हैं, इनको, जिनको मैं एवरीडे लीडर्स कहता हूँ, जो एवरीडे रेजिस्टेंस समाज के अंदर बरकरार रखते हैं जाति के अत्याचार के खिलाफ और अपनी मांगों के लिए। और हमारा जो संगठन है
और हमारे संगठन में आज की तारीख में नागपुर में खास करके और महाराष्ट्र में जो काम करने वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर वो एवरीडे लीडर्स है जो अपने ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई सोर्स उनके रिसोर्सेज कोई उनके पास नहीं, कोई उनके पास में कोई ऐसा कोई नेता नहीं, कोई संगठन है जो उनको मदद कर सके। और हमारा संगठन का यही उद्देश्य है कि इन जो ज़मीनी तौर पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके से एक सपोर्ट बेस क्रिएट किया जाए, एक बड़े लेवल पे किस तरीके से एक संगठनात्मक शक्ति उनको दी जाए। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्यों ये हालत है, तो इसीलिए भी हालत है। एक तो संख्या शेड्यूल कास्ट की बाकी राज्यों की तुलना में, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश या पंजाब की यदि बात की है तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट समाज की इतनी संख्या नहीं है, लेकिन जो भी है, जो विदर्भा में ज़्यादा और मराठवाड़ा में ज़्यादा संख्या है, वहाँ पर आप देखें कि अभी भी पॉलिटिकल वाइब्रेंसी है। वो अभी भी ढूंढ रहे कि हमारे समाज का कौन नेता है, कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो समाज के लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी के इस हालातों में जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके वहाँ पे लीडरशिप नहीं है, एक वाइब्रेंट लीडरशिप नहीं है। और जो थोड़ी बहुत लीडरशिप है भी तो वो समाज के भीतर जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रही है। राहुल, एक सवाल मेरा और है आइस्का के बारे में कि ये एक सामाजिक संगठन रहेगा या आपकी फर्दर प्लानिंग है इसको पॉलिटिकली भी वो करने की, नहीं हमारा एक्सपांड करने की? हाँ, नहीं हमारा ये कहना है कि ये इंडिपेंडेंट सोशल मूवमेंट का संगठन है। हमारी राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन यदि अगर 20 साल बीत जाते हैं, एक सामाजिक संगठन अगर बहुत मजबूती से बन जाता है और उस वक्त के जो हमारा संगठन में जो बॉडीज़ है, जो मैंने उस वक्त भी 7 तारीख को जो है डिस्कस किया, हमारे संगठन की सेंट्रल कमेटी है, ऑफिस बेरर्स है, स्टेट कमेटीज़ है, रीजनल कमेटीज़ है, इन सब के जो पदाधिकारी लीडर्स और लोगों को लगता है संगठन के भीतर कि ये वक्त आ गया है कि हमें राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, तो उस वक्त जो है उसके बारे में सोचा जा सकता है। इसके बारे में हम बहुत क्लियर है। लेकिन फिलहाल जो हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक इंडिपेंडेंट सोशल मूवमेंट का संगठन है। फ्यूचर में क्या, यानी फ्यूचर में इसका कोई राजनीतिक रूपांतर होगा पॉलिटिकल पार्टी में, हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते होगा ही। उस वक्त में जो संगठन के नेता रहेंगे, संगठन के जो पदाधिकारी रहेंगे और संगठन के जो मेंबर रहेंगे, यदि उनको लगता है तो उस वक्त परिस्थितियाँ रहेंगी, हाँ, उस हिसाब से तो बिल्कुल हो सकता है। राहुल, हमने कल की कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि अम्बेडकर राइट जो वुमेन लीडरशिप है यहाँ से वो मौजूद थे कॉन्फ्रेंस में, और राधिका अम्मा आंध्र प्रदेश से आई थी। तो मतलब इसमें महिलाओं को कैसे जोड़ने की आप कोशिश में हैं कि किस तरीके से उनको जोड़ा जाए? नहीं, हमारा जो संगठन है उसमें शुरू से जब संगठन का निर्माण की प्रोसेस में हम जब प्रोसेस शुरू किए, उसी दौर से ही हमने जो है शेड्यूल कास्ट समाज की जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से संगठन में लीडरशिप लेवल पे आए, ना केवल कार्यकर्ता के हैसियत से, लेकिन लीडरशिप लेवल पे भी कैसे है, उस शुरुआती दौर से हमने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी क्योंकि संगठन बना है, ऑफिशियली उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो अभी बहुत सारी जो महिलाएं और जो अलग अलग राज्यों से जो महिलाएं हैं संगठन में, वो धीरे धीरे संगठन से जुड़ रही है। साथ ही साथ हमारे संगठन का ये मानना है कि हम कोई संगठन का नेशनल लेवल का कोई महिला विंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस संगठन में महिला विंग होता है वो केवल महिला जो है महिला विंग की अध्यक्ष बन जाती है। तो हमने निर्णय लिया कि हमारे संगठन में हाँ, एक महिलाओं के लिए जो स्पेशल उनके प्रोग्राम्स है, क्योंकि उनकी नीड्स अलग है, उनके इश्यूज बहुत सारे अलग है, उनकी समस्याएं जिनको फेस करते अलग है। तो ज़मीनी तौर पे महिलाओं के अलग अलग जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसको बनाने के लिए उसको बनाया जाएगा। उसमें जो है महिला और पुरुष दोनों उसके लिए काम करेंगे। लेकिन नेशनल लेवल पे जैसे हमारा संगठन है, इसका कोई महिला विंग नहीं होगा, क्योंकि यदि इसका महिला विंग होता है तो फिर हमने देखा है बहुत सारे संगठन में केवल महिलाओं के लीडर बनते हैं। हमारा कहना है कि हमारी महिलाएं सबके लीडर बन सकती है, वो पुरुषों के भी लीडर बन सकती है और महिलाओं के भी लीडर बन सकती है। इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब इसका पूरी तरीके से जब सारी कमेटीज़ जब बन जाएंगी तो उन कमेटियों में आप देखेंगे कि महिलाएं भी जो उसमें रहेगी और लीडरशिप लेवल पे भी रहेगी। अभी क्योंकि ये संगठन कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो जिन लोगों के द्वारा बनाया गया है उसमें ज़्यादातर पुरुष है, तो हो सकता है कि आपको फिलहाल महिला बड़े लेवल पे नहीं दिख रही है।
लेकिन जो है आने वाले समय में, और अभी भी ऐसा नहीं कि हमारे पास महिला लीडर नहीं है, आपने देखा कि महिला लीडर भी हमारे पास है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आपको संगठन की प्रेसिडेंट भी महिला दिखे। लेकिन हमारा दूसरा ये भी मानना है कि जैसे बाकी लोग करते हैं कि किसी को आप इसीलिए विमेन लीडर को कुछ पद दे देते हैं ताकि आपको कोई क्रिटिसाइज ना करे, एक पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए। हमारे संगठन का ये मानना है कि संगठन के भीतर संगठन को अपने कंधे पर उठाते हुए संगठन के लिए जीना मरना जो भी संगठन का लीडर करेगा वो संगठन को लीड करेगा। जिसको संगठन चलाने की समझ है, और हमने उसके नियम बनाए, जो संविधान हमने बनाया उसके अंदर उसके नियम बने। तो चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई महाराष्ट्र से हो, कोई उत्तर प्रदेश से हो, कोई साउथ इंडिया से हो, या इवन कोई किसी सेक्सुअल बैकग्राउंड से भी हो, कोई ट्रांसजेंडर हो, हमारा क्राइटेरिया वो नहीं है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो संगठन के लिए काम करेगा, संगठन को डिफेंड करेगा, संगठन के प्रोसेस को मानेगा, संगठन के नियम कानून कायदे के साथ चलेगा, वो संगठन को लीड करेगा, वो चाहे कोई भी हो। इसलिए हमारा कोई महिला विंग अलग से नहीं रहेगा। राहुल, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, अब इसके आगे दिल्ली में कोई हाल ही में आपका इवेंट होने वाला है या इसके बाद अभी कहाँ की प्लान करेंगे आप? बिल्कुल, अभी हमारा कुछ राज्यों में संगठन का जो स्टेट कमेटीज़ है वो बनाने की प्रोसेस में हम है। महाराष्ट्र का जैसे मैंने बताया कि स्टेट कमेटी बन गया है, तो अभी जो है हम अलग अलग राज्यों में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के अलग अलग राज्य है या पूर्वी जो राज्य है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट समाज के जो लोग काम कर, जो यहाँ पर आए भी थे, तो उनके साथ मिलके अलग अलग स्टेट में कमेटी बनेगी। जहाँ तक कि दिल्ली की बात है, तो बड़े जल्दी ही दिल्ली में हम जो है अपनी एक मीटिंग और साथ ही साथ अपने डिमांड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जो है एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम वो करेंगे। और अभी जो हमारा संगठन है अभी ये दौड़ेगा, अभी बन गया है, संगठन के भीतर काम करने वाले लोग हैं, बस केवल एक ही जो हमारे पास नहीं है वो है संगठन चलाने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज हमें लगता है कि वक्त के साथ जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास वो रिसोर्सेज आएंगे। और क्योंकि हम समाज में काम कर रहे हैं तो हम समाज के लोगों को बोल रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता यदि आपके एरिया में आ रहा है और अगर वो दिन भर काम कर रहा है तो उसको आप एक वक्त की रोटी भी खिला दीजिए और जो है उसको जो है एक वक्त का जाने आने का टिकट भी दीजिए। क्योंकि ना हमारे पास हम क्योंकि दबे कुचले समाज के लोग हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं है जो बाकी लोग के पास होते हैं, मनी मीडियम। हाँ, और ना ही हमारे पास कोई उस तरह के गॉड फादर्स है जो हमारे संगठन को चला सकते हैं। तो ये लोगों का संगठन है, तो हम सोच रहे हैं कि लोगों के बीच में से इसको रिसोर्सेस मिलेंगे। तो यही हमारी भूमिका आने वाले समय में रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद रहेगी आपका जो संगठन है वो दिल्ली में भी जल्दी पहुंचे और पूरा पैन इंडिया हम इसको संगठन को देखें। तो ये थे डॉक्टर राहुल सोनपिंपले, आइस्का के प्रेसिडेंट। आप जेएनयू के समय से इनको जानते हैं। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया।